नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबर कोविड की और कोविड के नए स्ट्रेन की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन का जो नया वेरिएंट है, यानी जो नया स्ट्रेन मिला है वायरस का, वो ज्यादा फैलने वाला है, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ये बीमारी गंभीरता इसकी बढ़ती हो। लेकिन संक्रमण बढ़ने पर अस्पताल में मरीज जरूर बढ़ सकते हैं। नया वेरिएंट ज्यादा फैलता है तेजी से, इसलिए चिंता की बात है, लेकिन वैक्सीन का असर बना रहेगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि ट्रांसमिशन की चेन को दबाना है। अभी नंबर कम है, इसलिए अभी करना आसान है और ये हो सकता है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि अगर फैलाव रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत हो तो वो फैसला ले सकते हैं। नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि संख्या अभी कम है इसलिए इसको रोका जा सकता है। इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है। नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ज्यादा संक्रमण तेजी से फैलता है। क्या इसके लिए सरकार की प्लानिंग के ऊपर क्या बात की है उन्होंने? देखिए, सरकार ये बात जरूर मान रही है और ये तो तथ्यों में है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अगर गंभीरता नहीं बढ़ रही है और जानलेवा नहीं है तो चिंता कम होती है। लेकिन चिंता ये इसलिए भी है नगमा कि ये सोच कर देखिए कि अगर ये तेजी से फैलेगा तो ये उन लोगों में भी तो फैलेगा कि जो लोग उम्र दराज हैं या जो पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अगर वो संक्रमित होंगे तो वो तो चिंता बढ़ेगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल हम खारिज नहीं कर सकते कि सिर्फ ये संख्या बढ़ाता है। संख्या बढ़ेगी तो चिंता तो बढ़ेगी। अस्पतालों में अगर मरीज बढ़ेंगे, सिस्टम पर लोड बढ़ेगा, तो फिर वही समस्या शुरू हो जाएंगी जो हम जून के महीने में देखते थे या फिर जो हम सितंबर के महीने में देखते थे जब केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो ये समस्या बढ़ेगी। तो इसीलिए अभी कोशिश ये की जा रही है कि अगर इसको हम रोक सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई तरीका इस समय उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक केवल यूके से यानी ब्रिटेन से आने वाले पैसेंजर्स की जांच हो रही थी, लेकिन अब यह कह दिया गया है कि जो भी 9 से 22 दिसंबर के बीच जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए हैं, अगर वो सिम्प्टोमेटिक हैं तो सीधे ही उनके टेस्ट कराए जाएंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जाएगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो, अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनका फॉलोअप करना होगा। 5वें 10वें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पॉजिटिव पाए गए तो उनके सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजाएंगे। इससे भी पहले 25 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच जो यात्री आए हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करा लिए होंगे, उन लैब्स को भी आदेश दिए गए हैं कि वो सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, जिससे कि पता चल सके कि ये जो वायरस है ये कब से भारत में है और कितना इसका फैलाव हो रहा है। इसके साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स में आप ये मान रहे हैं कि ये वायरस हो सकता है, तो क्यों नहीं आप यूके की तरह बाकी उनको बैन कर देते हैं फ्लाइट्स को। तो सरकार का ये कहना है कि इसलिए हमने 5% की एक लिमिट तय की है कि देश में जितने भी लोग पॉजिटिव आएंगे डेली, उनमें से 5% के सैंपल जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने होंगे। अभी के हालात में ये संख्या कम हो गई है क्योंकि केस कम आ रहे हैं। अगर 20,000 केस आ रहे हैं डेली तो 1,000 लोगों की जो है सैंपल जो है वो भेज जाएंगे। तो सरकार को लगता है कि इस लेवल पर अगर हम इसको कंटेन कर पाए तो ये संभव है, क्योंकि अगर ये फैलेगा तो भले ही ये जानलेवा ना हो, भले ही ये गंभीरता ना बढ़ाता हो, लेकिन अगर गंभीर मरीज की चपेट में आएंगे, संख्या बढ़ेगी तो चिंता तो बढ़ेगी, समस्या तो बढ़ेगी ही। जी, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है क्योंकि संख्या बढ़ने लग जाएगी। धन्यवाद आपका शरद। और अब जैसा शरद ने बताया कि न सिर्फ यूके से आने वाले लोगों को बल्कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स जो सिम्प्टोमेटिक होंगे उनकी जांच होगी, तो उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल।
और कोरोना के बाद जो लोग ठीक हुए हैं उसके बाद उनमें कई बार अजीब अजीब सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कोविड से ठीक होने के बाद कि कई तकलीफों में से एक नई तकलीफ देखी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में संक्रमण मिल रहा है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये संक्रमण हुआ है और जो बुजुर्ग कोविड मरीज हैं उनके शरीर में खास करके पस बनने के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में संक्रमण या पस भरने के मामले एक नई चिंता पैदा कर रहे हैं। औरंगाबाद में कमर दर्द का इलाज करवाने गई महिला को एमआरआई जांच में पता चला कि उनके शरीर में पस भरा है। उनके शरीर से तकरीबन आधा लीटर पस निकाला गया और उनमें कोविड की एंटीबॉडी मिली है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में 4 हफ्तों में रीढ़ की हड्डी में संक्रमण वाले 6 बुजुर्ग कोविड मरीजों का इलाज हुआ है। फोर्टिस में भी ऐसा एक मामला दिखा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित बताते हैं कि कोविड मरीजों में इम्यूनिटी कम होने से रीढ़ की हड्डी में संक्रमण दिख रहा है। किसी भी अवयव में अगर पस जमा हो रहा है तो उसमें ये तो जरूर देखा जाता है कि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हुई होती है। तो या तो स्वाभाविक रूप से उनके बीमारी की वजह से रोग प्रतिकार शक्ति कम हुई हो, या तो फिर स्टेरॉइड का यूज जो हम लोग कोविड-19 को ट्रीट करने में करते हैं उस वजह से कभी कभी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। दूसरी बात, स्टेरॉइड से शुगर भी जो है वो काफी बढ़ जाती है और ये दोनों चीजें ऐसी है कि बैक्टीरिया को या फंगस को बढ़ने में मदद करती है, इन्फेक्शन फैलने में मदद करती है। अगर ये इन्फेक्शन जाके स्पाइन के अराउंड जमा हो गया तो इसको हम लोग स्पाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। शहर के ऑर्थोपेडिक सर्जन बताते हैं कि ऐसे संक्रमण अस्पतालों से उन मरीजों के भीतर पहुंचते हैं जो लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती होते हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स लंबे समय तक आईसीयू में रह रहे हैं, कभी 3 हफ्ते कभी 4 हफ्ते। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अपने आप में काफी घातक होता है। रीजन ये कि जो हॉस्पिटल के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये काफी हद तक बहुत सारे दवाओं को रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं ये बैक्टीरियाज कि वो काफी इनका विरुलेंस लेवल ज्यादा होता है। ऐसे बाहर आप कम्युनिटी में जाएंगे तो ऐसे इन्फेक्शन नहीं होते, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और जहां ये कॉम्प्रोमाइज होस्ट आया, जहां ये कॉम्प्रोमाइज जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ऐसे पेशेंट्स आए और खास करके काफी ज़ईफ होते हैं, काफी ओल्ड एज होते हैं, 80+, 90+। सो ऐसे लोगों में स्पाइन के इन्फेक्शन रिएक्टिवेट हो जाते हैं। तो कोविड मरीजों में स्पाइन इन्फेक्शन भी इम्यूनिटी से जुड़ा है, जो बुजुर्गों में कोविड के दौरान कई कारणों से कम होती है। इसलिए ऐसे संक्रमण भी इन्हें ही घेरते हैं। जानकार बताते हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद शरीर में दर्द जैसी शिकायत को भी हल्के में न लें और जल्द जांच करवाएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फिलहाल कोरोना की वैक्सीन तो आई नहीं है, लेकिन लोगों के डर को भुनाने के लिए जो ठग हैं वो जरूर काफी सक्रिय हो गए हैं। जालसाजों की इस हरकत की शिकायतें मध्य प्रदेश साइबर सेल पहुंची है। ऐसे में साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी की है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अपने देश में इंतजार है वैक्सीन आए तो इस खतरनाक वायरस से बचाव हो। हर कोई चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन आते ही जल्दी से जल्दी उसका टीका लगवा लिया जाए। लोगों की इसी बेसब्री का फायदा अब जालसाज उठाने में जुट गए हैं। साइबर ठगों ने कोरोना वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर सेल में पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। हमारी फैमिली में ही एक सदस्य को मैसेज आया कि आप 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराइए तो आपको कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो वो किसी भी टाइप का ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो इस टाइप का वैक्सीन बना रही हो कोरोना के लिए। भोपाल में साइबर सेल को ऐसी कई शिकायतें मिली जिनमें कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के मैसेज आए। लोगों से पहले खातों की जानकारी ली गई, फिर ओटीपी मांगकर खाते में सेंध लगा दी गई। सभी आम जनता से निवेदन है कि ऐसे जो फ्रॉड कॉल्स हैं उनसे बचें, उनको अपनी कोई भी जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में केवल शासकीय माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उस पर ही विश्वास करें। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो साइबर पोर्टल जो है वो 24 घंटे चालू है और साइबर पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं, या जो ऑल इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 155260 उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। इस मामले में बाकायदा साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी कर कहा है, किसी अनजान व्यक्ति से अकाउंट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड संबंधी जानकारी साझा न करें
मोबाइल पर आए किसी भी प्रकार के OTP को किसी से शेयर न करें। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा करने वाले किसी भी प्रकार की ऐप को डाउनलोड न करें। इन कॉल्स की जब जांच की गई तो पता लगा कि इनमें से ज़्यादातर कॉल झारखंड के जामताड़ा से किए गए हैं। वैसे फिलहाल वैक्सीन के लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, या आपकी जानकारी के लिए, इसलिए ऐसे फ़ोन कॉल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो बहुत ज़रूरी है ये, अब तमाम लोग ध्यान दें, इस तरह के फ़ोन कॉल पर बिल्कुल ध्यान न दें। वैक्सीन के लिए किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा दिखाई अपनी ताकत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर में एक बड़ा रोड शो किया। इधर उधर से आए हजारों लोगों ने रोड शो में हिस्सा लिया है। मार्च के बाद अपने भाषण में ममता ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा। बोलपुर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा मार्च। तृणमूल के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक इसमें शरीक हुए। इसे अमित शाह के रोड शो का जवाब माना जा रहा है, जिसे बीजेपी ने बहुत कामयाब बताया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त बोलपुर में एक पदयात्रा कर रही हैं 3 से 4 किलोमीटर की। काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पे, काफी कलर है, बहुत लोग नाच रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं। मुख्यमंत्री आगे निकल गई हैं, वो 4 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी। पिछले हफ्ते अमित शाह, बीजेपी के सीनियर लीडर और होम मिनिस्टर यहाँ पे थे, उन्होंने भी यहाँ रोड शो किया था। उसी का जवाब दे रही है ममता बनर्जी। बंगाल का चुनाव तो 5 महीने बाद है, लेकिन यहाँ जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हुई हैं। बीजेपी का एक टफ चैलेंज है इस बार तृणमूल कांग्रेस को, और इसीलिए शायद ममता बनर्जी ने भी इतनी संख्या, इतनी भीड़ यहाँ पे जुटाई है। स्टेज पर ममता ने बीजेपी को उसके ही अंदाज में जवाब दिया। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিন্ন পলিটিক্স, ফেক ভিডিও আর ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিডিওর মধ্যে দিয়ে উল্টো পাল্টা ছবি দেখানো আর মানুষকে মিথ্যে কথা বোঝানো আর মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন। ममता ने इस मशहूर बाउल गायक को स्टेज पर बुलाया। इसी गायक के घर पिछले हफ्ते अमित शाह लंच पर गए थे। ममता के शक्ति प्रदर्शन से पहले उनकी पार्टी ने भीड़ जुटाने में पूरी जान लगा दी। सोनाली दास यहाँ से 30 किलोमीटर एक छोटे से कस्बे की तृणमूल नेता हैं। उनसे अपने इलाके से 500 लोग लेकर आने को कहा गया था। वो 800 लेकर आई हैं। इन लोगों के बीच 12 बसों का किराया हुआ 36,000 रुपए। 800 लोगों के खाने पर 15 से 20,000 का खर्च आया। कुछ और छोटे मोटे खर्च सब TMC के खाते से आया। एक बार दिखाएंगे इसमें क्या है, खोल के दिखा दीजिए। तो देयर यू हैव इट। कुछ टिफिन भी आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वाह भाई, लुच्ची है इसमें, आलू दम, एक मीठा भी है। जाते वक्त हम लोग मुरमुरे, जो चनाचूर हम लोग कहते हैं वो, मिठाई है, खीरा वगैरह। मतलब हम लोग बहुत खुश है। ममता बनर्जी इतने करीब आ रहे हैं, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा। बीजेपी से ज्यादा बड़ा रोड शो होगा आपका? जरूर होगा, जरूर होगा, एकदम जरूर। हम बीजेपी का तो मतलब औरत और आदमी और औरत मिलके है, हमारे औरत ही काफी है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। तो बोलपुर में ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और अब हमारे साथ गृह मंत्री जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं आगे की बातचीत के लिए। धन्यवाद नगमा। और सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पे हमारे साथ अनिल देशमुख जो है गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर NDTV से बातचीत करने के लिए।
सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, नया साल आने वाला है, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? नमस्कार, धन्यवाद। ऐसा है कि हमारे मुंबई में या महाराष्ट्र में भी नया साल अभी आपको पता है कि 2 दिन में आने वाला है। उसके लिए जो भी रेस्टोरेंट्स है, बार है, पब्स है, उसके ऊपर हमने पाबंदी रखी है कि 11 बजे तक ही ये एस्टेब्लिशमेंट चालू रह सकते हैं। लेकिन किसी को बाहर में जाना है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जमावबंदी 5 के ऊपर कोई भी आदमी इकट्ठा लोग नहीं आ सकते। लेकिन किसी की दवाई लेने जाना है या किसी दोस्त के यहाँ जाना है 11 बजे के बाद में, तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। सिर्फ 11 बजे के बाद में इकट्ठा शहर में जमने की ओर पाबंदी है। और नया साल आपको पता है कि हर साल बड़े जोरों शोरों से लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जरूर है। और बहुत अच्छी तरीके से लोग अभी तक जैसे लोगों ने सहकार्य किया उसी प्रकार का सहयोग लोगों से मिलेगा। तो इसका नाम दिया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है आपने, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ये पाबंदी 5 या उससे अधिक लोगों के लिए, वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन क्या कोई 11 बजे के बाद कोई पब वगैरह तो नहीं खुला हुआ है? या किसी के नहीं, कोई पब या रेस्टोरेंट या कोई बार 11 बजे के बाद में नहीं खुला रहेगा। हाँ, लेकिन किसको घर में किसी को बुला के छोटी पार्टी देना है तो घर में प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन बाहर में इकट्ठा नहीं जमा हो सकते। इस प्रकार की हमने पाबंदी लगाई है। तो ये पाबंदी कब तक आप इसको रिव्यू करेंगे? न्यू ईयर बीतने के बाद क्या पाबंदी हट सकती है या फिर ये आगे भी चलता रहेगा? ऐसा बहुत लोगों ने जानना चाहा है। नहीं, नए साल के बाद में ये 5 तारीख तक हमने लगाई है, उसके बाद में इसको रिलैक्स करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अभी भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है और ऐसे ही इसमें सभी ने प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने पाबंदी लगाई है। अभी महाराष्ट्र में खास करके कोरोना बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में है। संक्रमण काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन संक्रमण आगे ना बढ़े उसके लिए इस प्रकार के प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। आप गृह मंत्री हैं, अब जब वैक्सीन आने की बात कही जा रही है तो प्रोटोकॉल है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे, आपके पुलिस कर्मियों को दिए जाएंगे, उसके लिए भी तैयारियां की है? कोई आपने टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही थी? जी हाँ, जी अभी वैक्सीन लाने की बात चालू है। महाराष्ट्र में भी इसकी पूरा इंतजाम हमने किया है। फ्रंट लाइन की जो वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस है, इनको पहले फेज में उनको सबको कवर किया जाएगा। उसके बाद में जो फोर फ्रंट रहते हैं, जहाँ पुलिस फोर्स है, इनको कवर किया जाएगा। बाद में 70 साल की उम्र विथ कोमॉर्बिडिटी, 60 साल, 50 साल, इस प्रकार का पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया। उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम महाराष्ट्र में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर, पिछले दिनों आपका एक बयान देख रहा था, वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में था। आपने सीबीआई से कुछ सवाल पूछे थे, क्या था आपके, क्या कहने का अर्थ क्या था सर? हाँ, नहीं है, आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई उसकी बहुत चर्चा हुई। करीबन 3-4 महीने उसकी लगातार उसकी चर्चा चालू थी। मुंबई पुलिस जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अच्छा इन्वेस्टिगेशन हमारा मुंबई पुलिस का चालू था। एकाएक केंद्र शासन ने सीबीआई को इंक्वायरी दिया। अभी सीबीआई को इंक्वायरी देने के बाद में करीबन अभी 4 महीना हो गया है, सीबीआई के पास में इंक्वायरी 4-5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है उन्होंने रिवील नहीं किया। लोगों की मांग है, लोग भी एज ए गृह मंत्री मुझसे पूछते हैं कि आखिर में सुशांत सिंह की हत्या हुई या आत्महत्या। तो इसके बारे में जल्द से जल्द सीबीआई ने जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें उन्होंने रिवील करना चाहिए कि उसकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई। और ये लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ करके। हमारी गुजारिश है सीबीआई से कि उन्होंने जल्द से जल्द उनका इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट लोगों के सामने रखना चाहिए। एक और मामला जो चल रहा है टीआरपी स्कैम का, जिसको मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहा जा रहा है बार्क के सीईओ को पैसा दिया गया, एक बहुत बड़े पत्रकार जिनका नाम आ रहा है, एक चैनल के मालिक हैं, उस बारे में क्या उनसे भी पूछताछ करेंगे? उस केस में क्या प्रगति है सर?
ये टीआरपी के केस के बारे में, जिसका रिपब्लिक चैनल का जो नाम उसमें आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में इंक्वायरी चालू है और बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो इसमें बार के कुछ लोगों को भी उसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो चालू, जो नाम आगे आएंगे उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर एक दो सवाल छोटे छोटे हैं। आप केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का मामला लगातार चलता आ रहा है। अभी देखा हमने कि संजय राउत वर्सेस ईडी हो गया, एकनाथ खड़से जो बीजेपी से आपकी पार्टी में आए उनके खिलाफ भी ईडी हो गया। तो ये क्या चल रहा है सर महाराष्ट्र में? कैसा है, इस प्रकार की घिनौनी राजनीति, इस प्रकार की ओछी राजनीति इसके पहले कभी हुई नहीं है और इसके पहले इस प्रकार का राजकारण के लिए, पॉलिटिक्स के लिए किसी को जबरन उसके पीछे ईडी लगाना या इस प्रकार की राजनीति कभी महाराष्ट्र में या बाहर में कभी हुई नहीं है। और इसीलिए बीच में जो सीबीआई का जो मामला था, बीच में सीबीआई की तरफ से भी इसी प्रकार के कुछ केसेस दायर होते थे और उसका इन्वेस्टिगेशन चलता था। अभी उसके ऊपर हमने पाबंदी लगा दी है। अभी सीबीआई के बारे में जब तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र परमिशन नहीं देंगी तब तक सीबीआई महाराष्ट्र में किसी केस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। उसी प्रकार ईडी क्या जो है, जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार का राजकारण के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई बोलता है या भारतीय जनता पार्टी के उनके पॉलिसीज के खिलाफ में कोई बोलता है, तो ऐसे आदमी के पीछे ईडी लगाना ये सरासर गलत चीज है। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में और भारत में कभी देखी नहीं गई। एक अंतिम का सवाल है सर, पवार साहब को यूपीए चेयरमैन बनाने की बात शिवसेना ने कही है, एनसीपी क्या चाहती है? देखिए, ये तो ऐसा है कि जो यूपीए के जो सीनियर मेंबरान हैं उनसे चर्चा होंगी, वही उसके बारे में बताएंगे। एज ए होम मिनिस्टर मैं इसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। एनसीपी नेता के रूप में तो कमेंट कर सकते हैं सर। नहीं, ऐसा है कि वरिष्ठ नेता, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठा बैठ के इसके बारे में निर्णय लेंगे और ऐसा कुछ होता है तो हमको खुशी होगी उसके बारे में, पर इसका निर्णय तो आखिर में सब वरिष्ठ नेता, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठा के लेंगे। जी, आपने सही कहा। कई बार जो चीज नहीं बोला जाता है फिर भी लोग समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख साहब, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर पेंट करवाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के नए निर्देश के बाद यूपी में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके चलते यूपी के कई शहरों में पुलिस ने जाति लिखे हुए स्टिकर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। जब पाठक जी की गाड़ी पुलिस ने रोकी तो पाठक जी पुलिस पर आग बबूला हो गए। बोले कि यह नियम बिल्कुल गलत है और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई हुई है। ब्राह्मण आदमी तो ब्राह्मण लिखेगा। आपको लगता है कि गलत नहीं है? ये गलत है कि 1 तारीख से बोला था, आज 29 तारीख से चालान कर रहे हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई है तो आपको जुर्माना भरना ही होगा। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों का चालान कर रही है। जरा इस गाड़ी को देखिए, पीछे शीशे पर बड़े बड़े शब्दों में इनकी जाति लिखी हुई है। जब पुलिस ने रोका तो जरा इनके तेवर देखिए। लगवा लिया। कुछ लोग अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा ना करने की बात भी करते नजर आए। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अब लिखा लिया, अब गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, मैं इसे मिटाऊंगा। आदेश के मुताबिक अगर गाड़ी में नंबर प्लेट से लेकर कहीं भी जाति या फिर जाति सूचक शब्द लिखा है तो 500 रुपए के दंड से लेकर गाड़ी सीज करने तक का प्रावधान है। देखिए, ये 177 के अंतर्गत इसका चालान किया जा रहा है। जैसे कल मैंने एक गाड़ी को रोका था तो
तो उस गाड़ी पे एक जाति सूचक शब्द था। जब मैंने उनको टोका कि ये क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, बलिदान दिया है, इस वजह से मैंने लिखा है। पुलिस ऐसी गाड़ियों को रोककर चालान तो काट देगी, ये जाति वाले स्टिकर भी हट जाएंगे, पर समाज की जातिवादी मानसिकता बदलने में अब भी बहुत वक्त लगने वाला है। पुलिस लगातार रोज अब सैकड़ों चालान काट रही है ऐसी गाड़ियों का जो कि अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखवाए हुए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों को रोको तो वो पुलिस से ही भिड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर वो अपनी जाति अपनी गाड़ी में लिखवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में नए भारत में भी इन तमाम चीज़ों की जगह है, और ये नाकामी पुलिस की नहीं है, ये नाकामी समाज की है। नोएडा में सहयोगी राकेश और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक ब्रेक के बाद जियो टावर्स पर नाराजगी दिखाई किसानों ने। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने को लेकर यू टर्न ले लिया है। कुछ ही समय पहले इस साल के अंत में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के ऐलान के बाद अब उन्होंने राजनीति से दूर रहने का फैसला लिया है। ट्वीट कर राजनीति में आए बिना लोगों की सेवा करने की बात कही है। आगे लिखा है कि मेरे इस फैसले से मेरे प्रशंसक निराश होंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रजनीकांत की तबीयत ठीक नहीं है। और किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने की लगातार खबर आ रही है। जियो अधिकारियों के मुताबिक 1400 जियो टावर को पंजाब में अब तक नुकसान पहुंचाया गया है। जियो के अधिकारी के मुताबिक पंजाब में करीब 9000 टावर हैं। इनमें 1400 टावरों में या तो बिजली नहीं दी जा रही है, या उन्हें हटाने की कोशिश की गई है, या फिर जनरेटर की चोरी कर ली गई है। जालंधर में ऑप्टिकल फाइबर ड्रम में आग लगा दी गई। ट्राई के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3 करोड़ 90 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। इसमें 1.40 करोड़ जियो नेटवर्क से जुड़े हैं, जबकि एयरटेल के करीब 1 करोड़, बीएसएनएल के 59 लाख और वोडाफोन आइडिया के 86 लाख सब्सक्राइबर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।